प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आखिर भाषा है क्या? भाषा किसको कहते हैं? भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि संसार में जितने भी जीव प्रकृति ने पैदा किया है, उनमें से एक मानव ही ऐसा है जो कि भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसे जीव जंतु भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो सारी भाषाएं निरर्थक हैं। उसका कोई अर्थ है नहीं, ना उसमें कोई लय है, ना उसका कोई अर्थ है, ना कोई इसका प्रयोजन है। इस प्रकार से आवाज सिर्फ निकालने की जो कला है, उसी को हम भाषा के रूप में अनुभव करते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको भाषा नहीं कही जा सकती है। भाषा वह है जो कि दूसरों के सामने प्रकट करने के बाद हम उसको समझ सकते हैं कि वो क्या कहने जा रहा है। तो ऐसे प्राचीन काल में सुना जाता है कि प्राचीन काल में जीव जंतु जो बोलते थे उसको ऋषि मुनि समझते थे। तो चूंकि प्राचीन काल की समस्या कुछ और थी और आधुनिक समय की समस्याएं कुछ और है, तो मानव जाति ही एक ऐसी जाति है जो सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, जिसमें कि मानव को एक भाषाएं दी गई है, जिससे कि पशु और मानव के अंतर के साथ दोनों में एक भिन्नता को प्रकट किया गया है। यदि कहा जाए कि मानव और पशु में क्या अंतर है, तो सिर्फ हम इन बातों से ही उसको संतुष्ट कर सकते हैं कि जीव जंतुओं को वो भाषाएं नहीं है जो कि एक दूसरे के सामने व्यक्त करके अपने सारे सुख सुविधाओं को, अपने दुखों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मानव जाति के पास भाषाएं हैं, वो अपनी भाषाओं के द्वारा अपने अंदर की सारी भावनाओं को प्रकट कर अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं और अपने अंदर की भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषाएं हमारे भारत देश में अनेकों हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, हमारी भाषाएं अलग अलग मिलेगी। जिस तरह की अलग अलग जगहों के लोगों का चाल चलन, अलग अलग लोगों का अलग व्यवहार, अलग रहन सहन और अलग अलग उनकी बुद्धि और विचार हैं, उसी तरह अलग अलग भाषाएं भी। पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं। पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं और उन सारी भाषाओं के द्वारा मनुष्य अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो अब हम परिभाषित करते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर, दो विधियां हैं, चाहे तो लिखकर या मुंह से बोलकर। जब मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर किसी दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। बिल्कुल साधारण परिभाषा। हमारे विद्वानों ने भाषाओं के 3 रूप बताए हैं। इनके 3 रूप होते हैं। सबसे पहला रूप है लिखित। पहला रूप मौखिक। दूसरा लिखित। और तीसरा रूप सांकेतिक है। भाषाओं को 3 रूपों में प्रकट किया जाता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि हम मुंह से ही बोलते हैं। प्राचीन काल में ऋषि महात्मा लोग जंगल में जब शिक्षा देते थे, जिस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, अक्षर का आविष्कार नहीं हुआ था,
तो सिर्फ मुंह से सुनाते थे ज्ञान की बातें, और उनके जो शिष्य थे वो सुना करते थे, जिसके कारण जो वेद की शिक्षा दिया जाता था प्राचीन काल में, इसलिए उसका नाम श्रुति भी रखा गया, क्योंकि सुन करके लोगों को याद रखना पड़ता था। इस तरह से हमारे विद्वानों ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद की रचना की। तो पहले सब मौखिक था, मुंह से श्लोक बोलते थे और शिष्य उनको सुन करके याद रखा करते थे। धीरे धीरे जब लिपि की खोज हुई, पहले ब्राह्मी लिपि हुई, फिर खरोष्ठी लिपि हुई, धीरे धीरे देवनागरी लिपि पर हम आ गए। तो देवनागरी लिपि में आकर के अक्षर की स्थिरता होगी, टाइपराइटिंग मशीन बना, ठप्पा बना, ठीक है ना, लोग छाप छाप करके जो है अस्थिर अक्षर को स्थिर करने लगे। तो उसी समय से ये लिपिबद्ध होने लगा, लिखा जाने लगा, लिखने की परंपरा शुरू हो गई। उसी समय से हमारी लिपि की स्थिरता हो गई। तो उसी समय से हम लिखित का भाषा का प्रयोग करने लगे। इसके पहले सिर्फ मौखिक का प्रयोग करते थे। तो मौखिक किसको कहते हैं? जो वैसी भाषाएं जो अपने मन के भाव को दूसरों के सामने बोल करके हम प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषाएं कहलाती है। और दूसरा है लिखित। जब अपने मन के भाव को हम लिख करके किसी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। अब लिखित जो है और मौखिक में अंतर क्या है, आखिर दोनों का प्रयोग किस तरह से किया गया? तो दोनों में अंतर यह है कि मौखिक भाषा का जो हम प्रयोग करते हैं वो तो सामने में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखित का जो प्रयोग करते हैं हम एक जगह हम लिख देते हैं, तो यह हमारा देश विदेश में एक छोर से दूसरे छोर तक यह बात चली जाती है। हमारी ज्ञान की बात, विज्ञान की बात, जो भी बात हम लोग करते हैं, जो भी अपने विचार को प्रकट करते हैं, सारी चीजें दूर दूर तक फैल जाती है। आज तो ऐसा यंत्र भी निकल चुका है जिस यंत्र के माध्यम से मौखिक भाषा को भी दूर दूर तक, देश विदेश तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये पहली व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले तो सिर्फ लिखित व्यवस्थाएं थी। मौखिक के बाद जो व्यवस्था हुई, लिख करके लोग एक दूसरे के पास प्रकट करते थे। लेकिन आज तो मौखिक प्रयोग करते हैं, मौखिक भी हम स्टॉक कर सकते हैं। आज जितने भी ऑफिस हैं, हर जगह देखते हैं, अब हर बात को लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में लोड करके रखा करते हैं। अब उतनी मोटी मोटी जो फाइल लिख करके बैंक में या कार्यालय में रखा करते थे, अब वो समस्याएं समाप्त हो गई। अब ज्यादातर लोड करके कंप्यूटर में रखा करते हैं। तो ये मौखिक भाषा के रूप में लिखा गया है। लेकिन उसमें भी जो रखा गया है, लिखित और मौखिक दोनों रखा गया है। तो लिखित क्या हुआ कि हम लिख करके बहुत दिनों तक, मशीन तो खराब हो सकती है, लेकिन लिखित हुई चीजें जो किताब में रख देंगे हम सुरक्षित, तो वह रह जाएगा। आज प्राचीन काल में यदि वेद पुराण ग्रंथ को रखा नहीं जाता लिख करके, आज हम लोग ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले मशीन का प्रयोग हुआ ही नहीं था। आज इस कारण से ही आज हम लोग इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए लिखित और मौखिक में अंतर है कि लिखित को जो है हम अस्थायी समय तक के लिए रख सकते हैं। इसमें खराब होने की कोई समस्याएं नहीं है, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। सिर्फ अब कहिए सर खराब कैसे नहीं होगा, चूहा का कुतर जाता, तो वो अलग बात है। लेकिन उसमें किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। लिखित में लिख करके हमने रख दिया, उसे मशीन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मशीनरी चीज जो है, यह कभी भी फेल कर सकता है, लेकिन लिखा हुआ मेरा फेल नहीं होगा। आज ग्रंथ बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ है, लिखी हुई है, आज वह फेल नहीं हुआ है, वह हमारे पास मौजूद है। तो लिखित और मौखिक में अंतर है। तो लिख करके दूसरों के सामने अपनी भाषाओं को व्यक्त करते हैं, वो लिखित होता है। और उसके बाद है सांकेतिक। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसको हम संकेत से लोगों को बताते हैं। संकेत भी 2 तरह का होता है, एक लिखित संकेत, एक मौखिक संकेत। लिखित और मौखिक ये जो है सांकेतिक 2 तरह का होता है। सांकेतिक भाषाएं 2 तरह की होती है, एक लिखित, दूसरा मौखिक होता है। आप देखे होंगे सड़क के किनारे लोहे के खंभे पर बना हुआ पट्टी चौड़े लोहे का लगा रहता है, रंगा कर उसमें कहीं अस्पताल के खटिया का चित्र रहता है। वो संकेत है, वो बता रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, आप इस जगह हॉर्न ना बजाएं। विद्यालय का कहीं कहीं देखिएगा बच्चे तो हाथ में लेकर के शिक्षक विद्यालय लेके जा रहे हैं या गार्जियन लेके जा रहे हैं, उसके बैग है उसके पास,
वो बता रहा है कि बगल में स्कूल है, आप धीरे से गाड़ी चलाएं। कहीं पर पुल है तो पुल का चित्र दिया रहता है, ऐसे करके तिरछा दे करके ऐसे करके। कहीं रेलवे का जेब्रा क्रॉसिंग है, उसका संकेत दिया रहता है। कहीं पर मोड़ है तो ऐसे तीखा मोड़ के लिए ऐसे दिया रहता है। ये आप देखते हैं बहुत जगह बहुत तरह का संकेत है जो कि लिख करके दिया रहता है, लिखित दिया होता है। लिखित संकेत को जो है हम कहीं भी कोई व्यक्ति पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। लिखित संकेत का जो है सब कोई अर्थ नहीं लगा सकता है, लेकिन हाँ जो इसको उसका अनुभव है, अध्ययन है, जिसने इसके बारे में नॉलेज का थोड़ी बुद्धि है, जो एक बार इसको जान समझ चुके हैं, वो समझ जाते हैं। तो आज बहुत जगह जो है सरकार ने या आम पब्लिक ने भी लिखित संकेत का प्रयोग किया है, जो कि लोग देख करके जान जाते हैं कि ये संकेत हमें क्या बतलाने जा रहा है। आज कहीं कलश का चित्र बना रहता है दरवाजे पर, वो शांति का प्रतीक है। तो इस तरह से बहुत जगह जो है बहुत ढंग का संकेत दिया रहता है। अस्पताल जाते हैं, जैसे अस्पताल वाले बताया था आपको, तो इस तरह से बहुत सारे संकेत हैं जो कि लिखित है, जो कि कहीं ना कहीं दीवार पर या कहीं बोर्ड लगा हुआ रहता है, हम उस संकेत से जानते हैं, तो वो लिखित संकेत है। और मौखिक संकेत क्या आता है कि हम मुंह से जो है अपना संकेत करते हैं। जैसे कि किसी को बुलाना है, ऐसे करते हैं तो आता मेरे पास। किसी को हम कहीं शांति जगह है, जैसे कहीं सत्संग कथा चर्चा हो रही है या कहीं मंदिर में हम गए, वहां शांति का व्यवस्था है, आकर के कोई हल्ला को लोग कर रहे हैं तो मैं उसको इशारा से करता हूँ, समझ आता है कि चुप रहने के लिए कह रहा है। किसी को हम लोग, कोई गूंगा आदमी है, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। ये जो है गूंगे के लिए प्रयोग होता है, संकेती का प्रयोग है। जैसे गूंगा आदमी है, उसको हम पूछते हैं, वह समझता नहीं है, उसको इशारे से कहते हैं, ऐसे समझ जाता है कि भोजन के बारे में पूछ रहा है। इस तरह से हम बहुत तरह के संकेत हैं, जैसे कि बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, समझ जाता है कान की बात कर रहा है कि सुना कि नहीं, समझा कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद यदि आपको बैठाना है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, समझ आता है कि बैठने के लिए कहा जा रहा है। कभी कभी भीड़ में बहुत शोरगुल होता है, हम कुछ दूसरों को कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारी बात कोई सुन नहीं पाता भीड़ में आवाज में, तो वहां पर संकेत का प्रयोग, इशारा करते हैं दूर से, ऐसे लोग देखता है, समझ आता बैठने की कह रहा है। हम कोई दूर चला गया है और वो बीच बीच उलट करके मुझे देख रहा है और मैं यहाँ से उसको इशारा कर रहा हूँ, तो मैं आवाज देता हूँ, सुन ही नहीं पा रहा है, दूर में आवाज सुन रही है, आवाज उसको जा रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा को क्या कह रहा है। तो उस समय हम इशारा से ऐसे ऐसे करते हैं, वो समझ आता हमको बुला रहा है। तो इस तरह संकेत का जो है प्रयोग हम गूंगे के लिए, दूर के लिए, शांति व्यवस्था रखने के लिए या भीड़ भाड़ में बहुत जगह संकेत का हम लोग प्रयोग, मौखिक संकेत का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए तो एक लिखित हुआ, एक मौखिक हुआ, मतलब होता है मौखिक कहिए, इसको इशारा कहिए, इशारा से। मौखिक का दूसरा नाम इशारा हो गया, इशारे से, ठीक है। मौखिक हुआ इशारा से या मुंह से, तो मुंह से तो हम बोलेंगे तो सुनेगा ही नहीं, लेकिन अब हाथ पैर के इशारे से, इसको मौखिक नहीं कहा जाए बल्कि इसको इशारे से कहा जाए, ठीक है। एक लिखित और इशारे से, इसको इशारा बोलिए, अच्छा रहेगा। इशारा पूर्वक, हम इशारा पूर्वक इसको बोल सकते हैं। हम किसी को इशारे से, हाथ पैर के माध्यम से या सिर झुला करके या आंख के माध्यम से, किसी तरह से हम उसको इशारा करके हम अपना संकेत को प्रकट करते हैं, अपनी भाषाओं को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये हो गया आपका इशारा पूर्वक। इस तरह से ये दो हो गया। अब ये जो लिखित और मौखिक देखते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। ये भाषाएं दो तरह की होती हैं, एक गद्य के रूप में और एक पद्य के रूप में। जब किसी भी बात को, अपने मन के भाव को हम लिख करके भाषा के रूप में, यानी कहानी के रूप, भाषा नहीं, कहानी के रूप में हम जब दूसरों को प्रकट करते हैं तो वह क्या कहलाता है? गद्य कहलाता है, गद्य भाषा। जब किसी भी बात को, अपने मन की बातों को हम बोलना चाहते हैं और कथा के रूप में, वाक्य के रूप में हम जोड़ जोड़ करके कई वाक्यों में इसको पूरा करते हैं तो वह कहलाता है गद्य। और जब उसी बात को हम कविता के रूप में, शॉर्ट शब्दों में, छोटे कम समय में, कम शब्दों में, कम जगहों में लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं तो वह गद्य होता है। इसको लिखने वाले होता है कवि, नहीं, इसको लिखने वाले होते हैं लेखक और लेखिका,
पुल्लिंग के लिए लेखक और स्त्रीलिंग के लिए लेखिका। यदि कोई लड़का लिखता है तो लेखक, लड़की लिखती है तो लेखिका, हम उसको कहते हैं। उसी तरह से कवि, कोई पुरुष लिखता है तो कवि, और कोई स्त्री लिखती है तो उसको कवित्री कहते हैं, कवयित्री। जैसे कि हमारा देश सब देशों से प्यारा है, सुंदर है, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, झरने हैं, बहुत बात हम देश के बारे में बोल रहे हैं। ये हम गद्य के रूप में बोल रहे हैं। यदि इसी को हम पद्य के रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियां देश बना गुलजार, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। इसी बात को हमने पद्य के रूप में कहा। इसी को कहते हैं पद्य, और इसको कहते हैं, इसी को जो हम अर्थ पहले बताए इसका, वो गद्य के रूप में था। तो ये दो तरह से हम लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्र, छात्राओं, आप अच्छी तरह समझें कि भाषाएं जो है भिन्न भिन्न होती है। बंगाल में रहने वाले बंगाली भाषा का प्रयोग करता है, कोई उड़ीसा में है तो उड़िया का प्रयोग करता है। भाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन भाव, एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और हम भारत देश में रहते हैं, हमारी मुख्य भाषाएं हिंदी है, हिंदुस्तान में रहते हैं। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं अलग अलग है, अलग अलग व्यवहार है, सब कुछ अलग है। इसलिए ये भाषाएं जो आपके बारे में आपको मैंने शिक्षा दिया, यह भाषाएं मुझे भली भांति ये अनुभव हो रहा है कि आपने भाषा के बारे में अच्छी तरह समझ गया। और ये भाषा अब हम लोग अपने लिपि में जो व्यक्त करते हैं उसका नाम है देवनागरी लिपि। कैसे इस पे लिखते हैं इसको हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम लोगों की देवनागरी लिपि है, जिसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको कैसे हमारी लिपि का इसका प्रयोग किया गया है, कैसे हम आगे इसके बारे में जानकारी लेंगे, आप अगला वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।